बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट गौहर अली और हम आज बात करेंगे साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम के बारे में। बायोलॉजिकल और हेरेडिटरी थ्योरीज के बरक्स क्राइम के मुताबिक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हैं जो पर्सनालिटी की अहमियत और क्रिमिनल और डिलिंक्वेंट बिहेवियर के किरदार पर जोर देती है। पर्सनालिटी को बिहेवियर्स, बिलीव्स, एटीट्यूड्स और हैबिट्स की तंजीम के तौर पर बयान किया जाता है जो कि एक इंडिविजुअल में दूसरों के साथ सोशल इंटरेक्शन के जरिए डेवलप होते हैं। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के मुताबिक पर्सनालिटी पैदाइश के बाद दूसरों के साथ समाजी और बाहमी ताल्लुकात के नतीजे में डेवलप होती है। मतलब ये कोई पैदाइशी चीज़ नहीं है बल्कि दूसरों के साथ इंटरेक्शन से डेवलप होती है। इसी तरह जो एबनॉर्मल पर्सनालिटीज़ होती हैं वो पैदाइशी नहीं होती बल्कि दूसरों के साथ मेल जोल और इंटरेक्शन का नतीजा होता है और जो सोशल नॉर्म्स और डिमांड्स को सही तरीके से पूरे नहीं कर पाते, मतलब इनएडिक्वेट सोशलाइजेशन की वजह से एबनॉर्मल पर्सनालिटी डेवलप होती है। कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज मेंटल प्रोसेस, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और अनकॉन्शियस थॉट्स की अहमियत पर जोर देते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रेड्स और क्रिमिनलिटी के दरमियान ताल्लुक को समझने के लिए हमें साइको एनालिसिस थ्योरी को समझना होगा। जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो कई सालों से ये सवाल कर रहे हैं कि कुछ लोग एग्रेसिव या वायलेंट क्यों होते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है। कुछ साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट का ये ख्याल है कि क्रिमिनल पर्सनालिटी की वजह से हो सकता है, जबकि कुछ का ख्याल है कि इब्तिदाई बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से हो सकता है। जो बच्चे बचपन में ट्रॉमा या चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हुए होते हैं तो वो एग्रेसिव या वायलेंट बिहेवियर में इंगेज होते हैं। सिगमंड फ्राइड जो कि साइको एनालिसिस थ्योरी के फाउंडर हैं, उन्होंने पर्सनल डेवलपमेंट के थ्योरीज में बहुत अहम रोल प्ले किया है। बहुत सारे क्रिमिनोलॉजिस्ट ने सिगमंड फ्राइड के नज़रियात को जुर्म को समझने के लिए इस्तेमाल किया है। फ्राइड ने अपने तहरीर में इस बात पर जोर दिया है कि शख्सियत यानी जो पर्सनालिटी होती है वो सोशल एक्सपीरियंसेस का नतीजा होता है। उसने अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और फ़र्द के ज़रूरियात यानी इंडिविजुअल नीड्स और पर्सनालिटी की डिमांड पर जोर दिया है। फ्राइड का ये ख्याल है कि पर्सनालिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है जो कि हमेशा एक दूसरे के साथ मुतसादिम रहते हैं और इनको उसने एड, ईगो और सुपर ईगो का नाम दिया है। पैदाइश के वक्त हम सब एड हैं यानी हमारी जो शख्सियत है वो प्रिमिटिव इम्पल्सेस और लाशूरी हरकत पर मुश्तमिल है। उसको वक्त यानी टाइम, ऑर्डर और मोरल से कोई गर्ज नहीं है। ये जो एड है ये मुसलसल लज्जत और खुशी की तलाश में रहती है और उसमें कुछ मुहर्रिकात यानी इम्पल्सेस और बुनियादी इब्तिदाई हरकत यानी बेसिक प्रिमिटिव ड्राइवर्स शामिल हैं। ज़िंदगी भर एड जो है ये अनकॉन्शियस रहती है और एनर्जेटिक रहती है, जबकि दूसरी तरफ अना है जो ईगो है वो पर्सनालिटी का वो सेगमेंट है जो कि बाशऊर और अक्ली है यानी कॉन्शियस और रैशनल है। ये उस वक्त नशोनुमा पाता है जब बच्चों को ये एहसास होने लगता है कि तमाम माहौल में जो मौजूद अशिया है उन तमाम अशिया से अलग है। ये ईगो जो है ये एड और सुपर ईगो से पैदा होने वाली लाशऊरी तहरीकों और मुतालिबात के दरमियान एक सालिस का काम करती है जो मुआशरे की समाजी पाबंदियों और अखलाकियत को मुजस्सम करती है। सुपर ईगो बुनियादी तौर पर एक सोशल कॉन्शियस है। ऑगस्ट एकॉर्न जो कि एक साइको एनालिस्ट हैं और जुवेनाइल डिलिंक्वेंट के एक इंस्टीट्यूशन को चलाते थे, उनके मुताबिक क्रिमिनलिटी जो है वो अंडर डेवलप्ड सुपर ईगो की वजह से होती है। ऑगस्ट एकॉर्न ने ऑब्जर्व किया कि जो उनके पास जुवेनाइल डिलिंक्वेंट थे उनमें अंडर डेवलप्ड सुपर ईगो पाया जाता है और उन्होंने इन डिलिंक्वेंट्स के क्रिमिनलिटी को अनरेगुलेटेड एड के साथ जोड़ा। उन बच्चों के वालिदैन या तो इस दुनिया में मौजूद नहीं थे या फिर अनलविंग थे, जिसकी वजह से बच्चे वालिदैन की शफकत और मोहब्बत से महरूम रहे और सुपर ईगो की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकी जो कि क्रिमिनलिटी के सबब बना। जो और डेवलप सुपर ईगो वाले हजरात होते हैं वो हद से ज़्यादा गिल्ट महसूस करते हैं और अपने आप को सज़ा का मुस्तहिक गर्दानते हैं। इसमें होता क्या है कि जो एक्सेसिव गिल्ट और डिज़ायर फॉर पनिशमेंट एक इंडिविजुअल को क्राइम कमिट करने पर मजबूर करता है। मतलब इसमें ये लेक ऑफ मॉरलिटी की वजह से नहीं होता बल्कि वो लाशऊरी तौर पर पकड़े जाने और सज़ा पाने के मतलाशी होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिहेवियरल थ्योरी के बारे में। बिहेवियरल थ्योरिस्ट बेसिक बायोलॉजिकल ड्राइव्स, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप या अनकॉन्शियस थॉट एंड ड्राइव्स पर फोकस नहीं करते बल्कि उनका ये ख्याल है कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ लर्न्ड। उस नज़रिए को अक्सर मुस्तरद करते हैं कि एग्रेशन पैदाइशी तौर पर होता है। उनका ख्याल है कि एग्रेसिव बिहेवियर को रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बुनियाद पर दूसरे सोशल बिहेवियर हैं उसी की तरह सीखा जा सकता है।
क्रिमिनल बिहेवियर बशमूल एग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर के सोसाइटी से लर्न की जाती है। जो अल्बर्ट बंडोरा हैं, जो कि सोशल लर्निंग थ्योरी के बानी हैं, वो कहते हैं कि किसी भी बंदे में पैदाइश तौर पर वायलेंटली या एग्रेसिवली बिहेव करने की सलाहियत नहीं पाई जाती, बल्कि लोग ज़िंदगी के तजुर्बात से एग्रेसिवनेस सीखते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी के मुताबिक बच्चे एग्रेसिव बिहेवियर अपने रोल मॉडल्स को ऑब्ज़र्व करने से सीखते हैं। अपने रोल मॉडल को ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको इमिटेट करते हैं, और फिर वो जो उन्होंने इमिटेट किया था उसी चीज़ को रिटेन करके फिर बवक्त ज़रूरत उसको प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनकी तरह एक्ट करते हैं। तो क्राइम भी जो है वो दूसरे बिहेवियर की तरह मुआशरे से सीखा जा सकता है। इसमें रिवार्ड जैसा कि पैसा, स्टेटस और पीयर ग्रुप अप्रूवल जो है अहम रोल प्ले करते हैं। इंडिविजुअल्स क्रिमिनल बिहेवियर अपने फैमिली, दोस्तों या फिर फिल्मों और ड्रामों वगैरह से सीखते हैं। अपनी इस थ्योरी को सही साबित करने के लिए बंडोरा ने बर्बाडोस एक्सपीरियंस का सहारा लिया। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में। कॉग्निटिव थ्योरिस्ट इंसान के मेंटल प्रोसेस पर फोकस करते हैं कि एक इंडिविजुअल सोसाइटी को किस तरह देखता है और प्रॉब्लम्स को किस तरह रिजॉल्व करता है। यहाँ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की बात की जाती है कि किस तरह डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस या जो थॉट्स पैटर्न्स होते हैं वो क्रिमिनल बिहेवियर में एंगेजमेंट का सबब बनते हैं। जो ऑफेंडर्स होते हैं वो मॉरल डेवलप्ड नहीं होते। ऐसे इंडिविजुअल्स एथिकल डिसीजन लेने में नाकाम रहते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है पर्सनालिटी थ्योरी। पर्सनालिटी थ्योरी कंसेप्ट्स और पर्सपेक्टिव का एक सेट है जो कि किसी इंडिविजुअल के नेचर, बिहेवियर पैटर्न्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हैं कि पर्सनालिटी कैसे बनती है, कैसे डेवलप होती है और किस तरह माहौल के साथ इंटरेक्शन पर असरअंदाज होती है। हैंस एस्नेक के मुताबिक पर्सनालिटी को 3 डायमेंशंस पर ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि एक्सट्रावर्जन या इंट्रोवर्जन, नेरोटिसिज्म या स्टेबिलिटी और साइकोटिसिज्म या सुपर ईगो कंट्रोल को उसको कहा जाता है। इसको पेन मॉडल भी कहा जाता है, यानी साइकोटिसिज्म, एक्सट्रावर्जन एंड नेरोटिसिज्म। आइए देखते हैं कि एक्सट्रावर्जन, नेरोटिसिज्म और साइकोटिसिज्म है क्या। जो एक्सट्रावर्जन है ये डायमेंशन किसी इंडिविजुअल के सोशेबिलिटी और तन्हाई के मुकाबले में सोशल इंटरेक्शन यानी समाजी तामल पर रोशनी डालता है। नेरोटिसिज्म जो है ये डायमेंशन इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करता है, जिनमें नेरोटिसिज्म ज़्यादा हो इनमें नेगेटिव इमोशंस और इंस्टेबिलिटी पाई जाती है। साइकोटिसिज्म ये डायमेंशन पर्सनालिटी ट्रेट्स के मुतल्लिक़ है, जैसा कि इम्पल्सिविटी, एग्रेशन एंड लैक ऑफ एम्पैथी। जिन इंडिविजुअल में साइकोटिसिज्म ज़्यादा हो तो ऐसे इंडिविजुअल सोशल नॉर्म्स का ख्याल नहीं रखते। अब हम बात करते हैं मेंटल इलनेस एंड क्रिमिनलिटी के बारे में। कुछ मेंटल इलनेसेस जैसा कि बाइपोलर डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और साइकोपैथी को बाज़ औक़ात क्रिमिनल बिहेवियर के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ समझने की ज़रूरत है कि ये जो कंडीशंस बयान की गई हैं ये ऑटोमेटिकली क्राइम की तरफ लेकर नहीं जाते, बल्कि अनट्रीटेड इलनेस, किसी दिमागी बीमारी का इलाज ना होना, इलाज तक रसाई ना होना और किसी नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल वगैरह एक इंडिविजुअल के क्रिमिनल बिहेवियर में एंगेजमेंट के चांसेस को बढ़ा देते हैं। जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया, जो परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स और कमांड हेलुसिनेशन के साथ अगर गुस्सा और चिड़चिड़ापन मिल जाए तो फिर वायलेंस में तब्दील हो सकता है, जो कि वायलेंट क्राइम का सबब बन सकता है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर की सूरत में अगर सब्सटेंस अब्यूज़ भी हो तो ये वायलेंट और नॉन वायलेंट दोनों क्राइम का सबब बन सकती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोगों को सीवियर मूड स्विंग्स और इम्पेयर्ड जजमेंट का सामना करना पड़ता है, जो कि इलीगल एक्शंस का सबब बन सकता है। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को क्रिमिनल बिहेवियर के साथ स्ट्रांगली एसोसिएट किया जाता है। जो ASPD वाले इंडिविजुअल्स होते हैं वो दूसरे के हकूक़ का ख्याल नहीं रखते, वो दूसरे के हकूक़ को पामाल करते हैं, वो वायलेंस, धोखाधड़ी और गैर कानूनी सरगर्मियों में इन्वॉल्व होते हैं। जो साइकोपैथी हैं तो साइकोपैथी स्टडी से ये बात साबित है कि जो साइकोपैथ होते हैं वो ख़ुसूसन वो लोग होते हैं जिनमें दूसरों दिमागी बीमारियाँ भी पाई जाती है, उनमें हर ऑफेंडिंग की शरह ज़्यादा होती है और ख़ास तौर पर वो ज़्यादा वायलेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं एवल्यूएशन ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ के बारे में। और साइकोलॉजी थ्योरीज़ के एवल्यूएशन के बारे में बात करते हैं तो इस थ्योरी में के कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके स्ट्रेंथ्स ये हैं कि ये इंडिविजुअल फैक्टर्स और
ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں، سائیکولوجیکل اسسمنٹ اور ٹریٹمنٹ اپروچ اس بات کو اس کو سپورٹ کرتی ہے یہ تھیوری۔ اگر ہم اس کی لیمیٹیشنز کی بات کریں تو اس میں سوشل اور انوائرمنٹل فیکٹرز کے اثرات کو اگنور کیا گیا ہے۔ کچھ تھیوریز میں ایمپیرک ویلیڈیشن کی کمی ہے، جیسا کہ فرائیڈین تھیوری میں۔ اس کے علاوہ جو بڑی خامی ہے اس تھیوری میں وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ تمام کرمنلز مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوں، اور نہ ہی تمام مینٹلی ڈس آرڈر لوگ کرمنلز ہوتے ہیں۔ تو آتے ہیں اس کے کنکلوژن کی طرف۔ جو سائیکولوجیکل ایکسپلینیشن آف کرائم ہے وہ مینٹل پروسیسز اور پرسنالٹی ٹریٹس کے بارے میں معلومات مہیا کرتے ہیں، جو کہ انڈیویجول کو مجرمانہ سرگرمیوں یعنی کرمنل ایکٹیویٹی کا شکار کر سکتی ہے۔ تاہم جب وہ سوشل اور بایولوجیکل پرسپیکٹیوز کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں تو کرمنل بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے ملٹی ڈسپلنری اپروچ مہیا کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سائیکولوجیکل ایکسپلینیشن آف کرائم کی تھیوری۔ امید ہو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔